सोचिए, आपने 20 घंटे लगाकर एक वीडियो बनाया, एडिट किया, बढ़िया साउंड लगाया, अपलोड किया और फिर सन्नाटा। कुछ लाइक्स शायद, कमेंट्स तो जैसे हैं ही नहीं, और व्यूज 50 भी पार हो जाएं तो बड़ी बात। क्या ये दर्द कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? अगर किसी का YouTube चैनल ऐसा महसूस कराता है जैसे किसी खाली कमरे में चीख रहे हों, तो भाई ये चर्चा बिल्कुल उनके लिए ही है। आज हम जरा गहराई से समझेंगे कि आखिर ये YouTube चैनल्स क्यों एक जगह आकर अटक जाते हैं और इससे निकलने के मतलब ठोस प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। हमारी ये बातचीत क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट्स, केस स्टडीज और हाँ, चैनल ग्रोथ पर डेटा वाले विश्लेषण पर आधारित है। तो हवाई बातें नहीं, सिर्फ काम की जानकारी। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि मुकाबला कितना ज्यादा है। YouTube पर हर मिनट सोचिए 500 घंटे से भी ज्यादा का नया कंटेंट आ रहा है। बाप रे, 500 घंटे हर मिनट! हाँ, तो ऐसे में सिर्फ वीडियो बना देना ही काफी नहीं है। एक ऐसा वीडियो बनाना जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखे, ये अब एक जरूरत बन गया है। हमारे स्रोतों का विश्लेषण दिखाता है कि एक अच्छी सोची समझी स्क्रिप्ट और वीडियो का स्ट्रक्चर दर्शकों के टिके रहने की दर मतलब रिटेंशन को 20% से 50% तक बढ़ा सकता है। 20 से 50%, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों से मिले ज्ञान को ऐसे एक्शन लेने लायक नुस्खों में बदलें जिनका इस्तेमाल क्रिएटर्स फौरन अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कर सकें। बढ़िया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात, ये जो स्क्रिप्ट की संरचना है, ये स्ट्रक्चर आखिर इतना जरूरी क्यों है? कई बार लगता है बस कैमरा ऑन करो और बोलना शुरू कर दो। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर ये काम नहीं करता है ना? नहीं करता, आपने सही कहा। स्रोत साफ बताते हैं कि YouTube का एल्गोरिदम वॉच टाइम यानी वीडियो कितनी देर तक देखा गया, इसे बहुत ज्यादा महत्व देता है। आमतौर पर लक्ष्य होना चाहिए कि 50% से ज्यादा वॉच टाइम मिले, और इसके लिए एक बहुत ही कारगर और आम संरचना है समस्या समाधान सारांश वाला तरीका। अच्छा, समस्या समाधान सारांश, ये सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, और ये सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं है। देखिए, बैकलिंकों का डेटा है जो हमारे स्रोतों में है, वो दिखाता है कि 15 मिनट से कम के वीडियो जिनमें क्लियर हिस्से होते हैं मतलब सेक्शंस, वो बिना स्ट्रक्चर वाले वीडियो की तुलना में दर्शकों को 2.3 गुना ज्यादा देर तक रोक पाते हैं। 2.5 गुना ज्यादा? हाँ, इसके पीछे दर्शक का मनोविज्ञान है। हमारे दिमाग को एक लॉजिकल फ्लो पसंद है। जब जानकारी टुकड़ों में और व्यवस्थित तरीके से मिलती है तो उसे समझना और याद रखना आसान होता है, खासकर मोबाइल पर जहां ध्यान जल्दी भटकता है। ये एक तरह से क्या कहते हैं, दिमाग पर बोझ कम करता है। दिलचस्प। तो ये संरचना असल में दिखती कैसी है? इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? इसके 3 मेन पिलर हैं। पहला और सबसे जरूरी है हुक, यानी वीडियो के शुरू के 15 सेकंड। सिर्फ 15 सेकंड? हाँ, सिर्फ 15 सेकंड। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर दर्शक यही फैसला कर लेते हैं कि वीडियो देखना है या नहीं। सबसे बड़ा ड्रॉप ऑफ यही होता है। एक मजबूत हुक, जैसे कोई चौंकाने वाला सवाल, कोई दिलचस्प आंकड़ा या कहानी की एक झलक, ये शुरुआती ड्रॉप ऑफ को 70% तक कम कर सकता है। दर्शकों को रुकने की वजह मिल जाती है। ओके, तो पहले 15 सेकंड में पकड़ बनानी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पिलर है बॉडी या वीडियो का मेन पार्ट। यहीं आप अपनी जानकारी, टिप्स या कहानी सुनाते हैं, लेकिन इसे लंबा लेक्चर जैसा नहीं बनाना है। जानकारी को छोटे, आसानी से पचने वाले हिस्सों में बांटना जरूरी है, शायद हर 1-2 मिनट में एक नया पॉइंट या पहलू। और यहीं पर पैटर्न इंटरप्ट काम आते हैं। पैटर्न इंटरप्ट, ये क्या होता है? ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, मतलब है हर 10-15 सेकंड में कुछ बदलना। स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाना, अचानक जूम करना, कैमरा एंगल बदलना, कोई छोटा सा साउंड इफेक्ट डालना या सवाल पूछना। ये छोटे छोटे बदलाव दर्शकों का ध्यान बनाए रखते हैं, खासकर मोबाइल पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, मतलब बोरियत नहीं आने देनी है। बिल्कुल। और तीसरा पिलर, तीसरा, हाँ, वो है आउट्रो, यानी वीडियो का एंड। यहां अक्सर लोग गलती करते हैं, वीडियो अचानक बंद कर देते हैं। एक अच्छा आउट्रो 2 काम करता है। पहला, वो मेन पॉइंट्स को संक्षेप में दोहराता है ताकि दर्शकों को याद रहे। दूसरा, वो एक क्लियर कॉल टू एक्शन देता है, CTA, हाँ, जैसे सब्सक्राइब करने को कहना, हाँ, या अगला वीडियो देखने का सुझाव देना, कमेंट करने के लिए कहना, कुछ भी। हमारे स्रोत दिखाते हैं कि एक असरदार CTA सब्सक्राइबर बढ़ाने की दर को
15-25% तक बढ़ा सकता है। और एक और बात जो स्क्रिप्ट में जरूरी है, सहानुभूति। सहानुभूति वीडियो में? हाँ, रेडिट पर सर्वे हुए जो हमारे स्रोतों में है वो बताते हैं कि 65% रुके हुए क्रिएटर्स निराशा या अकेलेपन को एक बड़ी बाधा मानते हैं। अपनी स्क्रिप्ट में ये जताना कि आप उनकी चुनौतियों को समझते हैं, उन्हें हौसला देना, ये सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि कमेंट रेट्स को 30% तक बढ़ा सकता है। दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये सहानुभूति वाला पॉइंट वाकई सोचने लायक है। ठीक है, तो अब उन मेन कारणों पर आते हैं जिनकी वजह से चैनल अक्सर एक जगह रुक जाते हैं। जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, 5 बड़े कारण हैं। पहला है धैर्य की कमी। इसे आप क्या कहेंगी? इसे पेशेंस ट्रैप यानी धैर्य का जाल कहना गलत नहीं होगा। पर यहाँ एक सवाल भी है, धैर्य और सिर्फ इंतजार करने में क्या फर्क है? स्रोत इस पर थोड़ी मिली-जुली राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि एल्गोरिथम को आपके चैनल को समझने और उस पर एक तरह से भरोसा करने में 1-2 साल और शायद 100 से ज़्यादा लगातार वीडियो लग सकते हैं। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ईमानदारी से कहूं तो 10 तो मेरी माँ ने ही देखे होंगे। बड़ी निराशा होती है। हाँ, होती है। समाधान क्या है फिर? एक प्रूफ फेज तय करें, मतलब एक फिक्स टाइम तक, मान लीजिए 30 हफ्ते, हर हफ्ते बिना चूके एक वीडियो डालने का पक्का इरादा, व्यूज आए या ना आए। इस दौरान किसी एक मेन मेट्रिक पर फोकस करें, जैसे वॉच टाइम परसेंटेज, और छोटे सुधारों का भी जश्न मनाएं। YouTube एनालिटिक्स आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सच में। मैंने खुद देखा है, सिर्फ अपने इंट्रो के हुक को थोड़ा बेहतर करने से मेरा एवरेज रिटेंशन 15% बढ़ गया था। और ये मत भूलिए, मिस्टर बीस्ट जो आज इतने बड़े क्रिएटर हैं, हाँ, मिस्टर बीस्ट, उन्हें भी अपने पहले 100 वीडियो के बाद सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर मिले थे। हाँ। लेकिन ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि क्रिएटर्स असल में छोड़ते क्यों हैं? क्या सिर्फ व्यूज की कमी है या कुछ और भी है? धैर्य तो नींव है बेशक, लेकिन अगर बाकी चीजें सही ना हो तो सिर्फ धैर्य से बात नहीं बनती। और यही दूसरा कारण आता है जो शायद धैर्य से भी ज्यादा आम है। हाँ बिल्कुल, और वो है असंगत अपलोड और टॉपिक, मतलब निश से भटकाव। एक हफ्ते कुकिंग वीडियो, अगले हफ्ते गेमिंग स्ट्रीम, फिर अचानक पर्सनल व्लॉग। ये न सिर्फ दर्शकों को कंफ्यूज करता है, बल्कि एल्गोरिदम को भी। हाँ, एल्गोरिदम समझ ही नहीं पाता कि चैनल किसके बारे में है। सही कहा, एल्गोरिदम को पता ही नहीं चलता कि इसे किन लोगों को दिखाना है। स्रोत बताते हैं कि इस तरह की गड़बड़ी से रिटेंशन 40% से भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि दर्शक वो पाने नहीं आते जिसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया था। मैं खुद इस जाल में फंसा था, कई महीने अलग अलग चीजें ट्राई करता रहा और 200 सब्सक्राइबर पर अटका हुआ था। तो इसका ठोस समाधान क्या है स्रोतों के हिसाब से? समाधान है फोकस। पहला कदम, एक सटीक टॉपिक, मतलब नीश चुनें। जितना स्पेसिफिक हो उतना अच्छा, जैसे शुरुआती लोगों के लिए AI टूल ट्यूटोरियल्स या दक्षिण भारतीय शाकाहारी रेसिपीज, और उस पर टिके रहें। दूसरा कदम, बैच प्रोडक्शन। एक साथ 3-4 वीडियो की स्क्रिप्ट लिखें, शूट करें, एडिट करें। इससे कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। तीसरा, एक अपलोड शेड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करें, हफ्ते में 1 या 2 बार, फिक्स्ड दिन और समय पर। चौथा, आइडियाज के लिए रिसर्च करें। ट्यूबबडी या विडआईक्यू जैसे टूल, इनके फ्री वर्जन भी काफी काम के हैं। हाँ, ये टूल्स मदद करते हैं जानने में कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता चलता है कि लोग आपके टॉपिक में क्या सर्च कर रहे हैं, किन चीजों की मांग है। जब मैंने खुद एक फोकस सीरीज प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर स्टूडेंट्स शुरू की, तो 1 महीने में 5000 नए दर्शक जुड़े थे। हमारे स्रोतों में एक कुकिंग चैनल का उदाहरण है, जिसने सिर्फ ग्लूटेन फ्री बेकिंग पर फोकस करके 1 साल में 300% ग्रोथ की। 300%? फोकस का कमाल है ये तो। हाँ, सुनने वालों के लिए एक छोटा सा होमवर्क, अपने पिछले 10 वीडियो देखें। क्या वो एक ही टॉपिक और दर्शक वर्ग को टारगेट करते हैं? ये फोकस एल्गोरिदम को एक क्लियर सिग्नल भेजता है, मेरा चैनल इस बारे में है और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इसमें इंटरेस्ट है। ये आपके आइडियल दर्शक को खींचने में मदद करता है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे कारण पर, कमजोर हुक और ऑप्टिमाइजेशन की कमी। मान लीजिए आपने एक बेहतरीन वीडियो बनाया, लेकिन अगर उसका टाइटल और थंबनेल ही आकर्षक नहीं है, तो कोई उस पर क्लिक ही क्यों करेगा? यहीं पर CTR यानी क्लिक थ्रू रेट का महत्व आता है। CTR, हाँ, ये उन लोगों का परसेंट है जो थंबनेल देखकर क्लिक करते हैं। सही। लक्ष्य आमतौर पर 5-10% या उससे ज्यादा होना चाहिए।
अगर CTR बहुत कम है तो YouTube आपके वीडियो को ज्यादा लोगों को दिखाना बंद कर देगा, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और स्रोत क्या बताते हैं कि यहाँ आम गलतियां क्या होती हैं? सबसे आम गलती, उबाऊ या अस्पष्ट टाइटल और थंबनेल। मेरा दिन या नई रेसिपी, ऐसे टाइटल नहीं चलते। टाइटल में उत्सुकता जगनी चाहिए या कोई फायदा बताना चाहिए। मैंने खुद A/B टेस्टिंग की है। एक सिंपल टाइटल वाले वीडियो को जब मैंने बदला 10,000 के की वो गलती जो आपके व्यूज खत्म कर रही है और इसे कैसे ठीक करें, तो व्यूज 3 गुना बढ़ गए। 3 गुना सिर्फ टाइटल बदलने से? हाँ, स्क्रिप्ट के लिए टिप, जैसा हमने पहले कहा, पहले 15 सेकंड में एक मजबूत हुक दें, कोई सवाल, चौंकाने वाला आंकड़ा या एक वादा। थंबनेल के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट रंगों का यूज करें, हो सके तो एक क्लियर इमोशनल चेहरा दिखाएं और कम शब्दों में बोल्ड टेक्स्ट डालें जो आसानी से पढ़ा जा सके। कैनवा जैसे फ्री टूल से भी शानदार थंबनेल बन जाते हैं। कैनवा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और हाँ, डिस्क्रिप्शन को इग्नोर ना करें। शुरू की कुछ लाइनों में अपने मेन कीवर्ड डालें। एक प्रो टिप, यूट्यूब के सर्च बार में अपने टॉपिक से जुड़े शब्द टाइप करें और देखें कि यूट्यूब सजेस्ट क्या सुझाव देता है। ये वही फ्रेज हैं जो लोग असल में सर्च कर रहे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे से अंदर आने के बाद दर्शक को रोकना भी तो जरूरी है। और यहीं पर चौथा कारण अक्सर क्रिएटर्स को पटरी से उतार देता है। हाँ, और वो है डेटा को नज़रअंदाज करना और उसका नतीजा बर्नआउट। अगर आप अपने YouTube एनालिटिक्स को देख ही नहीं रहे हैं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जैसे अगर आपके ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ में 2 मिनट पर अचानक गिरावट दिखती है तो ये इशारा हो सकता है कि उस हिस्से में आपकी पेसिंग धीमी थी या कंटेंट बोरिंग हो गया। मैंने शुरुआत में डेटा देखने से परहेज किया था, सच कहूं तो। डर लगता था कि कम व्यूज़ देखकर निराशा होगी। नतीजा, मैं वही गलतियां दोहराता रहा और अकेले सब कुछ करते करते शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग बुरी तरह बर्नआउट हो गया। ये बहुत ही आम कहानी है। तो स्रोत इस डेटा के डर और बर्नआउट से निपटने के लिए क्या सुझाव देते हैं? पहला और सबसे जरूरी, हर हफ्ते अपने एनालिटिक्स का ऑडिट करने की आदत डालें। डरे नहीं, इससे सीखने का मौका समझें। देखें कि कौन से वीडियो अच्छा कर रहे हैं, हाई वॉच टाइम, CTR, और क्यों, किन वीडियो पर दर्शक जल्दी छोड़ रहे हैं और कहां। दूसरा, काम आउटसोर्स करने पर विचार करें, खासकर एडिटिंग जैसा टाइम लेने वाला काम। फाइवर या अपवर्क जैसी जगहों पर $20 या $50 प्रति वीडियो में अच्छे एडिटर मिल सकते हैं। हाँ, ये महंगा लग सकता है शुरू में, लेकिन समय बचाता है। बिल्कुल, अगर इससे आपका समय बचता है और आप ज़्यादा या बेहतर कंटेंट बनाने पर फोकस कर पाते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। इससे मेरा आउटपुट डबल हो गया था। तीसरा, माइंडसेट बदलें और सपोर्ट खोजें। अकेले काम करना मुश्किल हो सकता है। रेडिट पर न्यूट्यूबर्स जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी या किसी दोस्त के साथ एक अकाउंटेबिलिटी बडी सिस्टम बनाएं। एक दूसरे को मोटिवेट करें, फीडबैक दें। स्रोत बताते हैं कि ऐसा करने से बर्नआउट की संभावना 50% तक कम हो सकती है। मेरे एक दोस्त की कहानी है जिसने 50 वीडियो डालने के बाद लगभग हार मान ली थी, पर फिर उसने अपने डेटा का ईमानदारी से ऑडिट किया, कुछ बदलाव किए और आज उसके 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। डेटा कड़वा सच बता सकता है, लेकिन सुधार के लिए सबसे ईमानदार गाइड भी वही है। इसे नजरअंदाज करना मतलब अपनी ग्रोथ को रोकना है। सही कहा। और अब आते हैं 5वें और आखिरी कारण पर, जो शायद सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, प्लेटफॉर्म में बदलाव और बाहरी फैक्टर्स को दोष देना। एल्गोरिदम बदल गया, यूट्यूब मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, है ना? हाँ, बहुत आम है ये शिकायतें। उदाहरण के लिए हमारे स्रोतों में अगस्त 2025 में हुए एक एड ब्लॉक सॉफ्टवेयर अपडेट का जिक्र है, जिससे कई चैनलों के डेस्कटॉप व्यूज में अचानक 30% तक की गिरावट आई थी। इसने मुझे भी प्रभावित किया और निराशा हुई थी। तो क्या इसका मतलब है कि क्रिएटर्स बाहरी फैक्टर्स के रहमो करम पर हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत एक बैलेंस नजरिया पेश करते हैं। हाँ, बाहरी फैक्टर्स जैसे एल्गोरिदम अपडेट, एड पॉलिसीज या ट्रेंड्स में बदलाव असर डाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सफल क्रिएटर्स वो होते हैं जो इन बदलावों को समझते हैं और उनके हिसाब से ढलते हैं, ना कि सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। उस एड ब्लॉक वाले उदाहरण में डेटा ने दिखाया कि मोबाइल व्यूज और शॉर्ट से होने वाली ग्रोथ ने कई चैनलों के लिए उस गिरावट की भरपाई कर दी। सलाह क्या है? पहला, डाइवर्सिफाई करें। मतलब सिर्फ लंबे वीडियो पर निर्भर ना रहें। अपने एफर्ट का लगभग 30% शॉर्ट्स बनाने में लगाएं। टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपने कंटेंट को क्रॉस पोस्ट करें। दूसरा, याद रखें कि एल्गोरिदम आमतौर पर शिकायतों को नहीं बल्कि दर्शक संतुष्टि को रिवॉर्ड करता है, जैसे वॉच टाइम और रिटेंशन।
इसलिए अपना फोकस बाहरी दोषारोपण से हटाकर उन चीज़ों पर लाएं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपने कंटेंट की क्वालिटी, स्ट्रक्चर और दर्शकों का एक्सपीरियंस। ये एक महत्वपूर्ण संतुलन है। बाहरी बदलावों से अवगत रहना जरूरी है, पर अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना ज्यादा फायदेमंद है जो आपके कंट्रोल में है। हालांकि कुछ स्रोत ये भी बताते हैं, जैसे पीपीसी लैंड का विश्लेषण, कि टेक जैसे कुछ खास टॉपिक्स में ऐप नोटिफिकेशन पुश के जरिए रिकवरी तेज हुई, जो एक बाहरी फैक्टर था। तो तस्वीर हमेशा सीधी नहीं होती, लेकिन अंदरूनी फोकस ज्यादातर मामलों में बेहतर स्ट्रैटेजी है। ये 5 कारण वाकई आंखें खोलने वाले हैं: धैर्य, कंसिस्टेंसी, हुक, डेटा और एडेप्टेबिलिटी। लेकिन मान लीजिए कोई इन सब पर काम कर रहा है, फिर भी अपने स्क्रिप्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, खासकर 2025 के बदलते ट्रेंड्स को देखते हुए? यहीं पर कस्टमाइजेशन, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालना और लेटेस्ट ट्रेंड्स को अपनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि jasper.ai या WriteSonic जैसे AI स्क्रिप्टिंग टूल तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। ये आइडियाज़ जनरेट करने या शुरुआती ड्राफ्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है, पूरी तरह से AI पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। दर्शक अक्सर पहचान लेते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत जेनेरिक या रोबोटिक लग रही है, और इससे एंगेजमेंट 25% तक कम हो सकता है। अच्छा, तो AI पूरी तरह से हल नहीं है? नहीं, मानवीय स्पर्श, पर्सनल कहानियां और आपकी अपनी यूनिक आवाज अभी भी सबसे जरूरी हैं। AI को एक असिस्टेंट समझें, रिप्लेसमेंट नहीं। अपनी स्क्रिप्ट्स को व्यक्तिगत किस्सों से भरे। जैसे अगर आप टेक रिव्यूअर हैं, तो धैर्य की कमी वाले उदाहरण को अपनी उस कहानी से बदलें जब आपने किसी नए गैजेट का रिव्यू जल्दी में बिना पूरी रिसर्च के कर दिया था और दर्शकों ने उसे पसंद नहीं किया। हाँ, पर्सनल टच तो हमेशा काम करता है। और क्या ये कस्टमाइजेशन क्रिएटर के अनुभव के लेवल के हिसाब से अलग होना चाहिए, जैसे एक बिल्कुल नए क्रिएटर और एक स्थापित क्रिएटर के लिए? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर जोर देते हैं। शुरुआती 0 से 500 सब्सक्राइबर, इन्हें अपनी स्क्रिप्ट में संघर्ष और सीखने की कहानियों को शामिल करना चाहिए। हुक में अपनी पहली असफलता या चुनौती का जिक्र कर सकते हैं। समाधान बताते समय मुफ्त टूल जैसे कैनवा या ट्यूबबडी के फ्री ट्रायल का उल्लेख करें। इनका कॉल टू एक्शन CTA कम्युनिटी बनाने पर फोकस्ड होना चाहिए, जैसे अगर आप भी शुरुआत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में सीखते हैं, या नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है। अच्छा, तो नए लोगों के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग पर फोकस। हाँ, मध्यवर्ती 5000 सब्सक्राइबर, ये क्रिएटर अपनी स्क्रिप्ट में डेटा और केस स्टडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक डेटा बेस्ड हो सकता है, जैसे मेरे इस एक बदलाव ने वॉच टाइम 20% बढ़ाया, यहाँ जाने कैसे। वे किसी खास माइलस्टोन जैसे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना की अपनी यात्रा को केस स्टडी के रूप में पेश कर सकते हैं। इनका CTA दर्शकों को ज्यादा गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में शामिल होने या किसी लाइव Q&A सेशन में भाग लेने के लिए कहना। ओके, और एडवांस लेवल के लिए? उन्नत 5K+ सब्सक्राइबर, ये क्रिएटर अपनी स्क्रिप्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी दिखा सकते हैं। वे उत्तेजक प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे क्या आप सिर्फ वीडियो देखते रहना चाहते हैं या असल में अपने चैनल को 10 गुना आगे ले जाना चाहते हैं। वे पेड टूल्स जैसे vidIQ Pro या अपने कोर्सेज के लिए अफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ। इनका CTA एक्सपर्टीज और एक्सक्लूसिविटी पर केंद्रित हो सकता है, जैसे किसी प्रीमियम कंटेंट या मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करना। ये बहुत उपयोगी क्लासिफिकेशन है। हर लेवल के लिए अलग अप्रोच। और शॉर्ट्स का क्या? आजकल इनकी बहुत चर्चा है और होनी भी चाहिए। 2025 की रिपोर्ट्स जो हमारे स्रोतों में शामिल है, लगातार दिखा रही हैं कि YouTube शॉर्ट्स अब चैनल डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, कुछ मामलों में तो 50% तक। 50%? हाँ। स्ट्रैटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ शॉर्ट्स बनाएं या सिर्फ लंबे वीडियो, बल्कि दोनों का मिक्सचर एक असरदार तरीका है। अपने हर लंबे वीडियो के मेन मैसेज या सबसे दिलचस्प हिस्से का एक आकर्षक 15-60 सेकंड का वर्टिकल क्लिप शॉट बनाएं। इसे लंबे वीडियो से पहले या बाद में टीजर या रीकैप के रूप में अपलोड करें। ये नए दर्शकों को आपके मेन कंटेंट की ओर खींच सकता है। साथ ही कैप्शन न भूलें। कैप्शन? हाँ, वो भी जरूरी है। बहुत जरूरी। डिस्क्रिप्ट जैसे AI टूल कुछ ही मिनटों में आपकी वीडियो के लिए सटीक कैप्शन बना सकते हैं।
ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो वीडियो बिना आवाज़ के देखते हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या है, बल्कि ये एक्सेसिबिलिटी और एसईओ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये सब सुनकर लग रहा है कि करने को बहुत कुछ है। अगर कोई सुनने वाला आज ही को शुरू करना चाहे तो उनके लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? एक ठोस एक्शन प्लान। बिल्कुल, बिना एक्शन के ज्ञान अधूरा है। तो चलिए इसे सप्ताह एक चुनौती कहते हैं। आज हमने चैनल रुकने के 5 मुख्य कारणों और उनके समाधानों पर चर्चा की। इस हफ्ते उनमें से सिर्फ एक समाधान चुनें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। मान लीजिए आप असंगत अपलोड और विषय से भटकाव वाली समस्या पर काम करना चाहते हैं। तो आपकी इस हफ्ते की चुनौती है, पहला, विषय तय करें। अपने चैनल के लिए एक क्लियर फोकस टॉपिक चुनें। दूसरा, 2 वीडियो बैच करें। उस टॉपिक पर 2 वीडियो की स्क्रिप्ट लिखें। तीसरा, ऑप्टिमाइज करें। उनके लिए आकर्षक टाइटल, थंबनेल, कैनवा इस्तेमाल करें और कीवर्ड वाले डिस्क्रिप्शन तैयार करें। चौथा, अपलोड करें, अपना पहला वीडियो अपलोड करें। पांचवा, ऑडिट करें। कुछ दिनों बाद उसका शुरुआती प्रदर्शन देखें, खासकर CTR और रिटेंशन। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्री स्क्रिप्ट टेम्पलेट और ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट के लिंक भी दिए हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। अपना चुना हुआ समाधान और प्लान नीचे कमेंट्स में साझा करें ताकि एक दूसरे को प्रेरणा मिले। और इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मापना। सिर्फ अपलोड करके भूल न जाए। कुछ प्रमुख मैट्रिक्स पर नजर रखें। वॉच टाइम प्रतिशत, लक्ष्य 50% या उससे ज्यादा। ये बताता है कि आपका कंटेंट कितना एंगेजिंग है। CTR, क्लिक थ्रू रेट, लक्ष्य 5-10% या उससे ज्यादा। ये बताता है कि आपका टाइटल और थंबनेल कितना प्रभावी है। कमेंट्स, व्यूज का 1-2% एक अच्छा संकेत है कि दर्शक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। सब्सक्राइबर ग्रोथ, प्रति वीडियो +5% का लक्ष्य रखें। शुरुआत में ये ज्यादा हो सकता है। YouTube स्टूडियो इन सभी को ट्रैक करने के लिए बेहतरीन टूल है। इन मैट्रिक्स के आधार पर ही आप समझ पाएंगे कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और दर्शकों के फीडबैक के आधार पर कैसे सुधार करें। तो संक्षेप में कहें तो YouTube पर ग्रोथ का मंत्र छिपा है। धैर्य रखने में, लगातार अच्छा कंटेंट बनाने में, दर्शकों को पहले 15 सेकंड में ही पकड़ लेने में, हुक, डेटा को समझकर फैसले लेने में, और हाँ, बदलते प्लेटफॉर्म के साथ खुद को ढालते रहने में। ये रास्ता आसान नहीं है, यकीनन उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन याद रखें, हर बड़ा और सफल चैनल कभी ना कभी शून्य से शुरू हुआ था और असफलताओं का सामना किया था। बस लगे रहना है। अगर इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली तो हमें लाइक करके बताएं, सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। और हाँ, चैनल ग्रोथ पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। आपका अगला वीडियो आइडिया क्या है या इस हफ्ते आप कौन सी चुनौती ले रहे हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कंटेंट बनाने और उसके एनालिसिस में AI की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में क्रिएटर्स इन शक्तिशाली उपकरणों का लाभ उठाते हुए भी अपने दर्शकों के साथ वास्तविक मानवीय संबंध और प्रामाणिकता कैसे बनाए रख सकते हैं। जब स्क्रिप्ट लिखने से लेकर डेटा विश्लेषण तक प्रक्रिया के कई हिस्से ऑटोमेटेड हो सकते हैं, तो उस संदर्भ में प्रामाणिकता का असल मतलब क्या रह जाता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।